हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने करीब बेटा 31 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। तो अगर पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, जाके आप पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखो, ठीक ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने ट्रिक के साथ पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है। पार्ट सेकंड के अंदर ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 32 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहे? अक्रॉस ईच ऑफ टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड, है ना। एक कह रहे टू कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है और उसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, इज अप्लाइड। Then positive plate of one is connected to the negative plate of the other and negative plate of one is connected to a positive plate of other, and after connected charge and each plate will be. Option given है 0, same but non-zero, different but non-zero and none of the above, या इसमें से कोई नहीं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम क्या करते हैं, प्लेट को, जैसे ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट, ये हमारा नेगेटिव प्लेट, एक दूसरे कैपेसिटर को हम यहां पे ऐड कर देते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये हमारा नेगेटिव प्लेट, है ना। ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, और इस तरीके से हम प्लेटों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या? सिंपल। तो यहां पे आपका ये दोनों प्लेट तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये दोनों प्लेट आपस में क्या जाएगा? न्यूट्रलाइज होएगा। बट स्टिल अभी भी इस पे कुछ चार्ज बचेगा पॉजिटिव, इस प्लेट पे कुछ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशंस के पास अभी भी कुछ चार्ज स्टोर्ड है, कॉम्बिनेशन के पास अभी भी चार्ज स्टोर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चार्ज जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, अगर पैरेलली इसको कनेक्ट कर देते हैं आपस में, अब फिर नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में दोनों प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाता है और चार्ज जीरो हो जाता है। बट इस केस में अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। इस प्लेट पे पास पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों प्लेट आपस में न्यूट्रलाइज हुआ। इसका मतलब कॉम्बिनेशन के पास चार्ज है और ये चार्ज डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डिफरेंट बट नॉन जीरो। डिफरेंट होगा लेकिन नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। देखो, वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 100 माइक्रोफैरड इज, 100 माइक्रोफैरड इज। देखो, वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ व्हाट? 8 Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 कूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की C इज इक्वल टू आपका दे रखा है कितना? 100 माइक्रोफैरड। देन वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई C। पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 टू माइनस का 8 कूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी दैट इज 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18। नहीं, एक बात यहाँ पे प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 टू द माइनस का 18 कूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी दिस। डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी निकालो, वर्क डन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है क्योंकि पोटेंशियल सिस्टम को चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बात कर रहे हैं कि अगर कंडेंसर में इतना चार्ज हम क्रिएट करेंगे या इतना चार्ज उसको देंगे तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब उस पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर कितना एनर्जी स्टोर्ड है तो U इज इक्वल टू क्या आता है? 1/2 CV स्क्वायर। बट यहाँ पे V गिवन नहीं है तो V कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय C के टर्म्स में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यह 1/2 इंटू Q, देखो Q कितना? 8 इंटू 10 टू द 18, इसका स्क्वायर कर दोगे, डायरेक्ट करो। 64 इंटू 18 का स्क्वायर करोगे कितना? माइनस का 36 डिवाइडेड बाय C कैपेसिटी कितना? 100। तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, माइनस का 6। देखो माइनस के 6 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 30 बचेगा माइनस का 30। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना? 32, तो 30
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 30, ये 10 को ऊपर ले जाओगे, सॉरी 100 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का पावर 2 हो जाएगा, तो सिंपली आपका जाए 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 32। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे माइनस का 32 होना चाहिए। 16 तो आएगा नहीं क्योंकि 1/2 क्यू स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 का 64 टू 32। ठीक है, 32 इंटू 10 टू माइनस का 32, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मतलब इतना वर्क जो है उसको करना पड़ेगा उस कैपेसिटर को चार्ज ऑफ करने में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में करके 5 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 800 volt and discharged through a conductor and energy given to the conductor during the discharge is। करेंगे डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जब हम कंडेंसर को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में उसने कंडेंसर जो आपका कैपेसिटर है उसने उस कंडक्टर को कितना एनर्जी दिया है। तो कंडेंसर कैपेसिटर एक ही होता है। ठीक है, वर्ड हम कैपेसिटर के लिए कंडेंसर भी यूज करते हैं, जो आपके फैंस वगैरह में यूज होता है वो कैपेसिटर ही होता है, उसको कंडेंसर बोला जाता है। ठीक है ना, तो कंडक्टर को कितना एनर्जी दिया है डिस्चार्जिंग प्रोसेस में, तो कितना एनर्जी देगा, जितना एनर्जी उस कैपेसिटर के पास स्टोर्ड है, जितना एनर्जी उसने स्टोर कर रखा है उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा कंडक्टर को फॉरवर्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एनर्जी कैलकुलेट करना, पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 देखो क्या क्या दे रखा है, सी दे रखा है और v दे रखा है, तो 1/2 CV स्क्वायर ये यूज कर लेते हैं। देखो 1/2 इंटू सी कितना जगह बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू देखो v कितना है 800, 8 का इसको कितना आएगा 64 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 00 है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको डिवाइड करेंगे 32 इंटू 5 0 और 15 प्लस 1 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 तो आएगा 1.6 जूल। कितना 1.6 जूल। तो आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.6 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं, टू कंडेंसर C1 एंड C2 इन सर्किट आर ज्वाइंट एज शोन इन फिगर। अच्छा इसका फिगर नहीं आ रखा है। फिगर द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P at point A is V1 and that of B is V2. The potential of point D will be, just wait इसका डायग्राम देखो, इसका ये डायग्राम दे रखा है आपका, जो कैपेसिटर है C1 and C2 देखो ये कह रहा है ना, टू कंडेंसर C1 and C2 in a circuit are joint as shown in figure। ये फिगर दे रखा है। The potential of point A is V1, A पॉइंट का पोटेंशियल V1 है एंड दैट ऑफ B is V2 और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटा V2 है। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D will be, D पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये जो D पॉइंट है इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि V पॉइंट का जो पोटेंशियल है बेटा ये कितना है V है, हम अज्यूम करते हैं कि इसका पोटेंशियल V है। तो दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटर में क्या होगा चार्ज सेम होगा, तो इस पे जितना चार्ज होगा इस पे उतना ही चार्ज होगा। और चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू व्हाट C इंटू वी है ना, V इज व्हाट दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो इसकी कैपेसिटी C1, इसका पोटेंशियल V1 माइनस V, ठीक है, इज इक्वल टू इसके इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज होगा C2 और ये आपका जाएगा V माइनस V2। सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि दोनों पे चार्ज सेम रख देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देना C1V1 माइनस C1V इज इक्वल टू C2V माइनस C2V2 माइनस C2V2। ठीक हो गया, यस। इसको उठा के दे लेना, इसको उठा के दे ले जाना, तो C1V1 प्लस C2V2, इसको उठा के इधर रिप्लेस करोगे तो V कॉमन आएगा, तो C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 को इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो ये हमारा V आ जाएगा पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो नोट करेंगे इसको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि दोनों पे चार्ज हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, चार्ज को इक्वल रख के फिर इसमें सॉल्व कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर
36, देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस C, ठीक, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, ठीक है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1, एक को पोटेंशियल V1 पे चार्ज किया गया एंड द अदर टू V2, और दूसरे को V2 पोटेंशियल पे चार्ज किया गया। लाइकली चार्ज प्लेट्स आर देन कनेक्टेड एंड देन द डिक्रीज इन द एनर्जी, और उसके बाद लाइकली चार्ज प्लेट, लाइकली चार्ज मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया गया है। कह रहे इस तरीके से, ये दो कैपेसिटर है, हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव प्लेट, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, नेगेटिव नेगेटिव को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो देन द डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी कितना डिक्रीज होगा इसका, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखो जब हम इस पे चार्ज कितना बेटा, इस पे आपका, इसकी कैपेसिटी C, इसकी कैपेसिटी C, दोनों की कैपेसिटी सेम है। इसको V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया गया, इसको V2 पोटेंशियल पे चार्ज किया गया, ठीक ना। तो लाइकली चार्ज प्लेट्स आर देन कनेक्टेड, देन द डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा, एनर्जी कितना लॉस होगा, सिंपल सी ये पूछ रहा है कि एनर्जी में लॉस कितना होगा, ये आपको बताओ। तो एनर्जी में लॉस निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। इनिशियल में से फाइनल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, एनर्जी लॉस का डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, U इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज U इज इक्वल टू आपका जगह सिंपल C1/2 C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा यहां पे ना वैल्यू रिप्लेस कर दो, देखो C1 C2 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, C इंटू C डिवाइड बाय C प्लस C, और ये आपका V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, हम जो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। डायरेक्टली फॉर्मूला जिसको याद है वो इस क्वेश्चन को इजीली 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। तो C प्लस C इंटू C का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C, तो 2 टू जब 4 हो जाएगा तो 1/4 C स्क्वायर डिवाइड बाय C, और ये आपका जो V1 माइनस V2 का स्क्वायर, यस बिल्कुल। देखो एक C से C कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाए, 1/4 C V1 V2 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि जब दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं, चार्ज कंडक्टर को, तो उस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस होता है, तो कितना एनर्जी लॉस होगा, इतना एनर्जी लॉस होगा। बस आपको यहां पे दे रखा है इसकी कैपेसिटी C, इसकी कैपेसिटी C है, C1 C2 की जगह आप रिप्लेस कर देंगे C और जस्ट सॉल्व करेंगे, देन आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/4 C ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल capacitor, each of capacitance 5 microfarad are charged to potential 2 kilovolt and 1 kilovolt respectively, and their negative ends are connected together, negative ends को आपस में कनेक्ट किया गया है, then the positive ends are also connected together, और positive end को भी आपस में कनेक्ट किया गया है, then loss of energy ऑफ द सिस्टम इज, कितना सिस्टम के कितना एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी लॉस डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो जस्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। देखो टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड आर चार्ज्ड, दोनों की कैपेसिटी कितना है 5 माइक्रोफैरड, तो ये फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा, अभी हमने ड्राइव किया था डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 C V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके देखो 1/4 इंटू C का वैल्यू कितना 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, ठीक ना। 1/4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 V1 माइनस V2। देखो 1 किलो ओम में से 2 किलो ओम को माइनस कर, 2 किलो ओम में से 1 किलो ओम को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 किलो ओम नहीं वॉट, 1 किलो वॉट बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो 1 किलो वोल्ट, तो जब 1/4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, किलो में कितना होता है 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर 6, तो ये आपका जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, फोर्सेस को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये आपका 1.25 जूल। तो ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा, 1.25 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर आपका ये नहीं पता है, क्योंकि ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। देखो ना, यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि आइडेंटिकल अगर कैपेसिटर है तो एनर्जी लॉस इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज U नॉट if a slab of dielectric constant K is inserted between the plates then new potential energy will be, क्या कह रहे हैं, सिंपल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड प्लेट कैपेसिटर इज U नॉट if a slab of dielectric constant is inserted between the plates then the new potential energy will be, new potential energy कितना हो जाएगा, K टाइम्स आपका डिक्रीज हो जाएगा। K टाइम्स, या तो K टाइम्स इंक्रीज होता है या K टाइम्स डिक्रीज होता है, दोनों ही कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे K टाइम्स कहीं पे भी इंक्रीज नहीं है। दो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। सिचुएशंस क्या होता है कि एक सिचुएशन में जब आपका प्लेट जो कैपेसिटर है ये बैटरी से कनेक्टेड होता है फर्स्ट केस में, तब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं। एक कंडीशंस होता है कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड देन उसके बाद हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया। तो जब हम क्या करते हैं, जब विदाउट बैटरी मतलब चार्ज, प्लेट को हमने चार्ज कर लिया एंड उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करें, तो इस केस में एनर्जी जो है K टाइम से डिक्रीज होता है। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद फिर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो उस केस में एनर्जी जो है वो K टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। बस जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल आंसर इसका हो जाएगा U नॉट बाय K इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ देखो 39 क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या क्या होगा। देखो सिंपल क्या कह रहे हैं, द कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यस, कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज्ड हो गया। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर, अनआइडेंटिकल का मतलब सेम कैपेसिटी का एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने सिंपली इंसर्ट किया, सॉरी कनेक्ट किया चार्ज कैपेसिटर के साथ। तो उस केस में एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो एनर्जी लॉस डेल्टा यू कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 1/4 CV1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका जाएगा 1/4 C, देखो आपका V1 आपका V हो जाएगा सिंपल, क्योंकि जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके चार्ज करेंगे बैटरी के साथ, उसका पोटेंशियल मान लेते हैं कितना V है। एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है, अगर अनचार्ज है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 0, तो V2 को रख दो 0, तो 0 का स्क्वायर तो 1/4 CV का स्क्वायर, कितना 1/4 CV का स्क्वायर। इतना एनर्जी जो है आपका क्या हुआ, लॉस हुआ इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में इतना एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगा बाय फैक्टर्स दिस। ठीक है ना, तो यहां पे देखो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ फोर्थ फैक्टर से ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज बाय द फैक्टर्स ऑफ 2 एंड रिमेन द सेम, इंक्रीज बाय द फैक्टर्स ऑफ 4, नहीं इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। बट अगर इतना, अगर हम बात करते हैं इसमें इतना एनर्जी है सिस्टम के पास अभी, ठीक है, इतना डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज बाय अ फैक्टर 4, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1/2, देखो इसको लिखेंगे 1/2, तो जब 1/2 CV स्क्वायर, दैट इज द इनिशियल एनर्जी, ये कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है, तो U नॉट बाय 2, मतलब कैपेसिटर का सिस्टम की एनर्जी है 1/2, तो ये 2 फैक्टर से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना एनर्जी लॉस हुआ ना, तो ये लॉस एनर्जी और जो इनिशियल एनर्जी, अगर उसमें रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन क्या होगा कि जो इनिशियल एनर्जी आएगा वो आपका यूनिट होगा, U0 बाई 2, मतलब यूनिट का हाफ रहा, तो 2 फैक्टर से क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हुआ, मतलब डबल एनर्जी जो है, मतलब सॉरी 1/2 एनर्जी जो है इसका क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनर्जी लॉस होगा,
तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, सेम भी नहीं रह सकता क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं बाय कॉन्सेप्ट। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बाय थोड़ा सा लॉजिक सेंस अपना यूज करके, अपना सिक्स सेंस यूज करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, सिंपल। ठीक है, आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या कह रहे हैं, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, मतलब ये किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, या आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड का, किसका है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज W बाय Q। तो W को आप लिखते हैं F डॉट S बाय Q, न्यूटन मीटर पर कूलम, क्या जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 41, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशंस D एंड प्लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A सच दैट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट E इज। कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है भाई, जल्दी से बताओ कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सी बात है, कुछ एनर्जी लॉस होगा, कुछ स्टोर होगा। अगर उसके पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बताओ। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो जल्दी से, जल्दी से इसके कमेंट सेक्शन, 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, जो ऑप्शन करेक्ट है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, लिखो भाई लिखो जल्दी से। हाँ देखो, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक ना, तो एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। एनर्जी प्लेट में ये कैपेसिटर में कितना होगा, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ ऑफ C क्या जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है, इनटू ठीक, V हो जाएगा आपका E इंटू D, तो E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर, V इज इक्वल टू E इंटू D होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक D से आपका D कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 K A एप्सिलॉन नॉट D इंटू E का स्क्वायर। ठीक, इतना एनर्जी उस पर स्टोर है, इतना एनर्जी स्टोर है। और क्योंकि देखो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करता है ना, बैटरी के थ्रू जो एनर्जी सप्लाई होता है, बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, वो आपका होता है CV स्क्वायर, इसका डबल होता है। जितना एनर्जी इस पे स्टोर है उसका डबल एनर्जी जो है बैटरी सप्लाई करता है। हाफ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो टोटल एनर्जी बैटरी ने कितना सप्लाई किया होगा, तो इसका डबल हो जाएगा। जब इसका डबल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D हो जाएगा। K का वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का भी एक कॉन्सेप्चुअल आंसर था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42, देखो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहे हैं, if the charge on each plate of capacitor of 60 microfarad is 3 into 10 to the power minus का 8 कूलम, कितना है 3 into 10 to the power minus का 8 कूलम, then energy stored in the capacitor will be, तो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, सिंपल सी बात है, एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय C, क्योंकि Q दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और आपका कैपेसिटेंस दे रखा है। तो 1/2 इंटू Q स्क्वायर, देखो Q कितना है 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 टू द माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू द माइनस का 16 डिवाइड बाय डबल हो जाएगा उसका, डिवाइड बाय C आपका कितना है 60 माइक्रोफैरड है, तो 60 इंटू 10 टू द माइनस का 6, इसको डिवाइड करो तो 10 टू द माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 6, 3 से डिवाइड करो तो 3 3 9 20, ठीक है ना, तो आपका जो 3 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 टू द माइनस का 10, देखो एक 0 से इसको डिवाइड करते हैं ना तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, कितना जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस का जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 इंटू 11, ठीक है। अच्छा, अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो 0.75 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको लिखते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 जूल,
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 7.5 इंटू 10⁻⁻12 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे और देन उसके बाद जो है आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। तो जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको 90 सेकंड का टाइम मिलेगा, बट अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप उसको 60 सेकंड में या 30 सेकंड में या 40 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहे हैं। A proton released from rest in an electric field will start moving towards a region of a potential in the field। देखो सिंपल, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे एक चार्ज को हमने रिलीज किया, तो एज यू नो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, मोशन का जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेट्स से अगर इस एंड का पोटेंशियल V1 है, इस एंड का पोटेंशियल V2 है, तो V1 ग्रेटर होगा V2 से, तो इसका मतलब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना। तो यहां पे मूविंग अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल इन द फील्ड, या डिक्रीजिंग पोटेंशियल हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इट इज द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, यस। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता तो हायर पोटेंशियल की तरफ, मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ वो मूव करता। ठीक है। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। बेटा देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज, पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज के कारण, अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, अगर इसका एक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा बेटा, इसका एक पोटेंशियल सरफेस आपका स्फीयर के शेप में बनेगा। क्या बनेगा, स्फेरिकल शेप में होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इट इज अ स्फेरिकल शेप। यस बिल्कुल। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। हाँ भाई देखो, इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में। Electrostatic potential energy is stored when a dipole is placed in an electric field. The energy is maximum at. Energy कब मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट U इज इक्वल टू व्हाट बेटा, -PE cos थीटा। और cos थीटा मैक्सिमम जब होगा, मतलब ये U max तब होगा जब हम थीटा को क्या रखते हैं बेटा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि थीटा 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू जो है वो -1 होता है। -1 रिप्लेस करेंगे तो यू मैक्स आपका जो होता है बेटा, वो आपका होता है +PE। ठीक ना। तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी है। जब 0 डिग्री पे होता है तो वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब एंगल आपका 180 डिग्री होगा, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 180 डिग्री मतलब जब एंटी पैरेलल रखा होता है तब वो हायर पोटेंशियल पे होता है, जब वो पैरेलल रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा होता है तो उस केस में उसके पास लोअर एनर्जी होता है। लोअर एनर्जी आपका जो यू मिनिमम है, यू मिनिमम जो होगा बेटा वो सिंपल आ जाएगा माइनस का P इंटू ई। क्या जाएगा, माइनस का P इंटू ई इज द लोअर एनर्जी या मिनिमम एनर्जी। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में देखो क्या कह रहे हैं, अ dielectric induces in an external electric field which decrease the net electric field. Induce the dipole moment. जो हमारा डायलेक्ट्रिक इंड्यूस क्या करता है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस करता है। ठीक है, उसका पोलराइजेशन होता है। इंड्यूस डायपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिक्रीज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्या करता है, डायपोल मोमेंट नहीं, डायपोल इंड्यूस करता है। तो डायपोल इंड्यूस करेगा तो उसका पोलराइजेशन आंसर लिखेंगे, पोलराइजेशंस लिखेंगे। देखो जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम सेटअप करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक डायपोल को प्लेस करते हैं, मटेरियल रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, ये वाला एंड इसका नहीं, ये नेगेटिव अपोजिट वाला पोर्शन है ना, ये वाला एंड आपका नेगेटिव चार्ज इसमें इंड्यूस होता है और इसमें आपका एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, जिसके कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशंस। हाँ, अगर यहाँ पे डायपोल लिखा होता, डायपोल मोमेंट नहीं लिखा होता, ओनली क्या था, डायपोल लिखा होता, तो डायपोल को करेक्ट आंसर करते हैं क्योंकि डायपोल इंड्यूस करता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 47 में चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना। कभी कभी बच्चे रॉन्ग कराते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ने में या क्वेश्चन को समझने में वो गलती करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, तो बच्चों को कभी कभी ना लगता है क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बच्चे जब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए पूरे माइंड और पूरा दिमाग लगा के और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। देखो इसमें से क्या करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्टेटमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, इनकरेक्ट है, वो आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करें, आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है रीजन जो है क्लोजर होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल V इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R इज इक्वल टू E डेल्टा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R, ठीक है। तो अब यहां पे जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पे ये आपका बहुत ही कम होगा। dr मतलब दैट इज अ स्पेस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो यहां पे आपका अगर अब इसको इंक्रीज कर दोगे, ये इंक्रीज होगा तो ये आपका डिक्रीज करना पड़ेगा अगर सेम कांस्टेंट पोटेंशियल रखने पे। या सिंपली आप इसको ऐसे लिखो, dv अपॉन dr इज इक्वल टू e, तो सिंपली e इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय dr, ऐसे लिखो, इजीली समझ में आएगा आपको। ये कांस्टेंट, ये टर्म्स आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे कांस्टेंट की बात करें, देखो क्लोजर, हाँ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक वो होगा, ठीक है। तो स्पेस जो है आपका, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो dr आपका क्या होगा, लेसर होगा, कम होगा। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो नियर अबाउट होते हैं, पास पास होते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है वहां पे स्पेस जो है टू, देखो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बीच का सेपरेशन ये dr, तो उस केस में ये dr है वो क्या जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। यस, ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा देखो नेक्स्ट कह रहे हैं, विल द मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का शार्प एजेस होते हैं उस पे ये क्राउडेड होते हैं, मतलब पास पास में होते हैं, क्योंकि वो नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी वजह से वो क्राउडेड होती है। यस ठीक है, करेक्ट है। विल बी मोर क्राउडेड नियर द रीजन ऑफ लार्जर चार्ज डेंसिटी, जहां पे लार्जर चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है ना, विल बी मोर क्राउडेड नियर द रीजन ऑफ लार्जर चार्ज डेंसिटी। देखो लार्जर चार्ज डेंसिटी होगा सिंपली अगेन वही, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। जब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा उस रीजन में तो वो क्राउडेड होगा। यस ये भी सही है आपका, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड, हमेशा इक्वल स्पेस पे होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट फोर्थ जो है ये आपका करेक्ट होगा, सॉरी हाँ ये गलत होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर ना। तो जहां पे स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पे स्पेस कम हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा वहां पे स्पेस जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, देखो क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या करें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential on the surface of a charged conducting sphere is 100 volt, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट, ठीक है ना। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है, ओके समझ में आता है। टू स्टेटमेंट आर मेड इन दिस रिगार्ड, इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट आपका बनाया गया है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, S1 एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0, S2 at any points inside the sphere the electrostatic potential is 100 volt, which of the following statement is correct। देखो सिंपल सी अगर हम बात करें कंडक्टर का कंसीडर करते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर्स लेते हैं, तो देखो इस स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होता है कि अगर इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर का पोटेंशियल भी कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट S2 जो है आपका करेक्ट है, ये जो S2 है ये आपका क्या है, करेक्ट है। सेकेंड थिंग कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, 0 होता है,
जो कंडक्टर है, चाहे वो आपका स्फेरिकल कंडक्टर या किसी ऑर्बिटरी शेप का है, अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? 0 होगा। यस बिल्कुल, क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब S1 जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर स्फेरिकल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। यस बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ हाँ, ये स्टेटमेंट सही होगा। सी S1 एंड S2, S1 इज ट्रू एंड S2 इज ऑल्सो ट्रू, ये S2 होगा। S2 इज ऑल्सो ट्रू एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2। S1 या S2 जो भी लो, S1 इज कॉज ऑफ S2। यस ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो E इज इक्वल टू व्हाट? E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। ठीक है, अगर V कांस्टेंट है तो E 0 हो जाएगा, अगर E 0 है देन V कांस्टेंट होता है। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? इंटरलिंक्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें भी दे रखा, बट यहाँ पे कह रहे हैं स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। स्टेटमेंट क्या है? ये डिपेंडेंट है। यस बिल्कुल। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहे? मैच द कॉलम, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड पोटेंशियल विद कॉलम सेकंड। ठीक है, ठीक है, कॉलम सेकंड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट P1 एंड P2 P3 एंड P4 होगा ये शायद, हाँ P4 होगा। P4 एज शोन इन द फिगर विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के रिस्पेक्ट में है ये। ठीक है, तो ईच पॉइंट P1 एंड P2 एंड P4 आर इक्वल डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ द डायपोल, डायपोल के मिड पॉइंट से, यहां पे ये एक डायपोल है आपका, ठीक है ना, यहां पे आपका एक प्लस का चार्ज है, इस पॉइंट पे एक माइनस का चार्ज है। ये आपका पॉइंट A हो गया, ये आपका पॉइंट B हो गया। ठीक है, तो इसका टेबल क्या दे रखा है? हाँ ये दे रखा है आपका, इसका टेबल है ना, देखो। तो इसमें कोड A B C D दे रखा है और इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना है, बट टेबल इसमें कहां दे रखा है? टेबल नहीं दे रखा है, टेबल नहीं बना। इसमें ये डायग्राम दे रखा है आपका, ये कॉलम दे रखा है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। ठीक है, बना दिया मैंने। तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, मैच करना है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे P1 ये पॉजिटिव चार्ज के साइड में है ना, देखो यहाँ पे P1 जो है, P1 पॉइंट जो है आपका, ये इस पे पोटेंशियल V1 है। P2 पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना बेटा? V2 है, और इस जनरल पॉइंट पे 45 डिग्री पे पोटेंशियल आपका V3 है, और 90 डिग्री पे यहाँ पे पोटेंशियल आपका कितना बेटा? V4 है। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज के नियर अबाउट पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक ना, अगर नेगेटिव चार्ज के नियर अबाउट पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव, नेट पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब V1 एंड V2, V1 देखो, V1 जो है आपका पॉजिटिव के साथ मैच करेगा, मतलब ये S के साथ मैच करेगा, और V2 जो है आपका R के साथ मैच करेगा, तो ये R के साथ मैच करेगा। अच्छा, ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका चार्ज पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। डायरेक्ट ये डायपोल है आपका, है ना, तो डायपोल के कारण अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो आपका V4 जो है आपका क्या जाएगा? 0, मतलब ये आपका P के साथ मैच करेगा, बाकी V3 आपका Q के साथ मैच कर जाएगा। तो आंसर जो AS VR Q CQ और DP, देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? देखो यहाँ पे, ठीक ना, AP के साथ BR के साथ देखो, तो AS BR और आपका CQ एंड DP, देखो इसके अकॉर्डिंग मैच करो, ये दोनों में से होगा, ये RR है, ठीक है, Q, अच्छा ये Q है, CQ के साथ है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देखो एसर्शंस एंड रीजन बेस्ड MCQs हैं, देख लेते हैं।
For following questions, the statement are given, one labeled assertions A and other labeled assertions R. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C, D. ठीक है ना, कोड आपका दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, देखो assertions दे रखा है, ड्यू टू 2 point charges the electric field and electric potential cannot be zero at the same point simultaneously। कह रही कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए, कोई अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो 2 point charges, ड्यू टू 2 point charges electric field and electric potential cannot be zero at the same point simultaneously, कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करेंगे, अगर 2 चार्जेस हैं Q1 Q2 या QQ, अगर चार्जेस ले लेते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, मतलब एक डायपोल कंसीडर करते हैं, एक डायपोल कंसीडर करेंगे, प्लस का Q और माइनस का Q। तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहां पे चले जाएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बट यहां पे पोटेंशियल आपका जीरो होता है। रीजन है, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा ट्रू है, रीजन हमारा ट्रू है। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो एट द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ जीरो हो। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि एक जीरो होगा तो दूसरा जीरो नहीं होगा, एक जीरो होगा तो दूसरा जीरो नहीं होगा, ये याद रखो। ठीक है, अगर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल भी जीरो हो, जैसे हमने स्फेरिकल कंडक्टर का कॉन्सेप्ट देखा है। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पे, रीजन जो है वो एसेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, assertions an electron moves from the region of lower potential to a region of higher potential। yes, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट कि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का ये टेंडेंसी होती है। रीजन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। यस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से, सॉरी लोअर पोटेंशियल से कहाँ मूव करता है, हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का ऐसा बिहेवियर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3, assertions 5 charges plus q each are placed at 5 vertices plus q, ठीक है ना, each are placed at 5 vertices of a regular pentagon. A 6 charge minus q naught is placed at the center of the pentagon, then net electrostatic force on q is 0, q is 0। ठीक है ना, net reason net electrostatic potential is एट द सेंटर इज जीरो। नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दोनों ही फॉल्स है, क्योंकि पेंटागन की अगर हम बात करेंगे, एक रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करेंगे, ये आपका एक रेगुलर पेंटागन बनेगा इस तरीके से। ठीक ना, अगर इसके सेंटर पे, लेट से ये हमारा सेंटर है, ये इसका सेंटर है, अगर इस सेंटर पे एक चार्ज को प्लेस करते हैं, माइनस क्यू चार्ज को प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो अगर इनके चार्जेस, इनके फोर्सेस आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए एक फोर्स बचेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल करेगा। और इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। हो सकता है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में होंगे, और फिर अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो जाएगा, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स हो जाएगा। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, assertions इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है ये,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली निकलता है, 90 डिग्री पे निकलता सरफेस से। यस करेक्ट है। दूसरी चीज, जब पोटेंशियल की बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या था बेटा, माइनस dV अपॉन dr। तो यहाँ पे माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, 101% करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव ग्रेडियंट है। यस बिल्कुल, ये भी हमारा करेक्ट है, तो ये भी हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड R is the correct explanation of A, क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, इसलिए वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहे हैं, द assertions no work is done in moving a charge along the equatorial line। कह रहे कि इक्वेटोरियल लाइन पे अगर एक चार्ज को मूव करते हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इक्वेटोरियल लाइन कौन सा हो गया बेटा, ये प्लस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। इस इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना, जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन कितना जाएगा, V इंटू क्यू, या डेल्टा V इंटू क्यू, तो डेल्टा V जीरो है तो वर्क डन कितना जाएगा, जीरो जाएगा। यस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है बिल्कुल। रीजन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एवरीवेयर जीरो ऑफ द इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ द डायपोल। यस बिल्कुल, ये भी करेक्ट कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होगा तो वर्क डन कितना जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो यस रीजन भी करेक्ट है, एसेंस भी करेक्ट है, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, assertions the expression of potential energy U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12। ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट इज unaltered whatever way the charge are brought to the specific location। ठीक ना, कह रहे कि unaltered, ये unaltered है। whatever way the charges are brought to the specified location, कह रहे कि स्पेसिफाइड लोकेशंस तक लाने के लिए हम किस पाथ का हमने यूज किया है। जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसको कहाँ से उठा के लाए, इन्फिनिटी से। कहाँ से उठा के लाए, इन्फिनिटी से। कह रहे इन्फिनिटी से जब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको लेके आएंगे, किस पाथ से हम लेके आ रहे हैं ये डिपेंडेंट नहीं करेगा। यस बिल्कुल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिफाइंड है किसके लिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हम तभी डिफाइन करते हैं जब हमारा फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए आप इस तरीके से घुमाते हो, इस तरीके से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ले आओ इसको, या कैसे भी करके आप इसको यहाँ पे पहुंचा दो, बस आपको पहुंचाना है। आपने किस पाथ से पहुंचाया वो डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये टर्म्स जो है अनअल्टर्ड रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। अनअल्टर्ड का मतलब अनचेंज्ड रहेगा। यस बिल्कुल, स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, असर्शंस करेक्ट है। ठीक है ना। रीजन पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बेटा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बस बहुत बढ़िया, गजब सुंदर लाजवाब बेहतरीन। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, assertions क्या कह रहे हैं, when two positive point charges moves away from each other, एक दूसरे से क्या है बहुत दूर, when two positive point charges move away from each other, दो पॉइंट चार्जेस है, ये किस डायरेक्शन मूव करे, ये किस डायरेक्शन मूव करे, इस पे पॉजिटिव चार्ज Q1, ये पॉजिटिव चार्ज Q2 है, मान लेते हैं। देन देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। यस बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, सिस्टम वर्क करेगा, तो इस केस में इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिक्रीज होगा। यस स्टेटमेंट रीजन जो है हमारा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल क्या कह रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स चार्जेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहे जितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें चेंज होगा डेल्टा यू, वो चेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया है उसके इक्वल होगा। यस ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। और सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम नेगेटिव होगा, सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, मतलब रिड्यूस होगा। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगेन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9
कह रहे कि एसर्शंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो पहले। Assertions conductor having equal positive charge and volumes must also have the same potential। कह रहे कि conductor having equal positive charge and volume, कह रहे कि वॉल्यूम और पॉजिटिव चार्ज जो है उन दोनों पे इक्वल है। मस्ट ऑल्सो हैव द सेम पोटेंशियल, कह रहे कि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए क्या? ठीक है, यस। देखो आ जाओ, रीजन की अगर बात करेंगे, पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कह रहे पोटेंशियल जो है वो केवल उसके वॉल्यूम पे और उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू K Q बाय R। R इज व्हाट? दैट इज द डायमेंशन ऑफ R जो है हमारा डायमेंशन है किसका? कंडक्टर का डायमेंशन है। तो यहाँ पे जो आपका V है वो किस पे डिपेंड करता है? वो चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। V किस पे डिपेंड करता है? उसका रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस किससे रिलेट करता है? रेडियस उसके वॉल्यूम से रिलेट करता है। रेडियस किससे वॉल्यूम रिलेट करेगा? जैसे आपका स्फीयर है, इस स्फीयर का अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम को घटाएंगे तो रेडियस भी घटेगा। सिंपल सी बात है ना। कंडक्टर के केस में अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं तो उसका अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? डायमेंशन बढ़ेगा। डायमेंशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो डायमेंशन घटेगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में पोटेंशियल वॉल्यूम से भी रिलेट करता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, assertions in the absence of an external electric field, the dipole moment per unit volume of polar dielectric is 0। क्या कह रहे हैं? इन absence of external electric field, external electric field के absence में the dipole moment per unit volume, dipole moment per unit volume of polar dielectric, कह रहा है यहां पे बात किसकी करी जा रही है? पोलर, जो कि ऑलरेडी पोलर है, इज जीरो। यस, बिल्कुल जीरो का, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट रैंडमली होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से रैंडम ये ओरिएंटेड होते हैं। जब रैंडम ओरिएंटेड होते हैं तो इससे क्या होता है कि नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो हो जाता है। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना जाएगा? पी नेट इज इक्वल टू जीरो। यस, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन, द डायपोल ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। यस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और डायपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर सम निकाला जाता है तो कितना होता है? जीरो होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर इज ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, assertions if the distance between the parallel plate of the capacitor is half and the dielectric constant is made 3 times, then the capacitance becomes 6 times। देखो K is equal to C is equal to क्या? K A epsilon naught by D। कह रहे कि K को हम क्या करते हैं? 3 टाइम्स। K हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 3K A epsilon naught डिवाइड बाय डिस्टेंस यहाँ पे कितना? हाफ कर देते हैं, ठीक ना। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हाफ कर देंगे तो d/2 हो जाएगा, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 जा 6, 6K A epsilon naught बाय D, ये आपका C हो जाएगा, तो आपका 6C हो जाएगा। न्यू जो कैपेसिटी है वो आपका कितना जाएगा? 6C हो जाएगा। यस, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस बिकम 6 टाइम्स। यस, ठीक है, करेक्ट है स्टेटमेंट। रीजन, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द प्लेट, ठीक ना, बिटवीन द प्लेट्स। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, बिटवीन द प्लेट्स। मतलब पूरा स्टेटमेंट इसने करेक्ट नहीं कहा है। ये इसने ये भी नहीं कहा कि जो कैपेसिटी है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कैपेसिटी जो है एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। पूरा स्टेटमेंट इसने करेक्ट नहीं, हाँ कुछ पोर्शन जो इन्होंने बताया वो सही बताया, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक्सप्लेन ऐसे ले लो, इसको स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। कह रहे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच के जो मटेरियल्स है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रू है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस के साथ इन्होंने रिलेशन कुछ बताया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसी पार्ट को इसी जगह एंड करते हैं। बाकी करीब 40 क्वेश्चंस और हैं जो कि हम पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट
थर्ड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि पार्ट थर्ड जब बनेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।